दिक्कत सबसे होती है जो उनसे प्रति प्रश्न करते हैं, तो दिक्कत होती है। जैसे मैं पूछता हूं भाई कि भाई दलितों में वर्गीकरण क्यों हुआ, बड़ी जातियों में क्यों नहीं हुआ? न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुझे उनकी वर्गीकरण के सोच पर भी मुझे समझ में आता है कि ये लोग वैदिक आरक्षणधारी की दृष्टि से ही सोचते हैं। दलितों में तो इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन जिसको आप ईडब्ल्यूएस कोटा कहते हैं या सुदामा कोटा, जो जिसको लाल साहब आप कहते रहते हैं अक्सर, तो इन सुदामा कोटा में भी जो जातियां हैं, तो क्या वो सभी इक्वल बराबर हैं? मैं तो कहता हूं कि सरकार एक ही कानून ला दे, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। ये कानून बना दे कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी स्टेट और सेंट्रल के कर्मचारी हैं, उनके बच्चे, जितने भी मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला प्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबके बेटे सरकारी विद्यालयों में उनका इलाज होगा और सरकारी विद्यालयों में उनकी शिक्षा दीक्षा होगी। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा दोनों का स्तर ऊंचा हो जाएगा। यदि महादलितों को मदद करनी है तो जो पुरानी स्कीम चल रही है उसको और ताकतवर बनावें। तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग सिर्फ वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की ही बात करते हैं। उसने एक और चीज जोड़ी है, उसने कहा है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसके बेटा बेटियों को नहीं मिलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। रिजर्वेशन, एससी एसटी का रिजर्वेशन, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट से एक ऑब्जर्वेशन आया, एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए और राज्य चाहे तो वर्गीकरण कर सकते हैं। हालांकि शेड्यूल ट्राइब की ओर से कोई पिटीशन वहां नहीं था और जो पिटीशन डाला गया था उसमें क्रीमी लेयर की भी बात नहीं की गई थी। इसके बाद सियासी भूचाल एक तरह से मचा, लोग सड़कों पर आ गए और कई नेताओं को के विरोध में बोलना पड़ा। तेजस्वी यादव बोले, मायावती बोली, चंद्रशेखर बोले, चिराग पासवान। कल तकरीबन 100 सांसद बीजेपी के प्रधानमंत्री से मिले थे और वहां से जो खबर आई वो ये थी कि क्रीमी लेयर नहीं होगा, वर्गीकरण रहेगा या नहीं रहेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। आज बहन जी मायावती की एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा उन्होंने कि आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, विशेष सत्र बुलाया जाए और जो फैसला है इसको निरस्त किया जाए, अध्यादेश लाया जाए। बहन जी आज कांग्रेस में भी बरसी कि जो संविधान लेकर जो टीम घूम रहे थे वो कहाँ है। चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार सरकार में इंजीनियर रहे हैं, कई पदों पर काम किया है, लेखक भी है, जगजीवन राहु पे इनकी एक चर्चित किताब भी है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और बिहार में चल क्या रहा है। स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार लाल साहब। आपने अच्छा ही विमर्श कर रखा है विषय, इस पर तो बड़े लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 6-1 से फैसला हुआ है अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का, उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग सिर्फ वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की ही बात करते हैं। उसने एक और चीज जोड़ी है, उसने कहा है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसके बेटा बेटियों को नहीं मिलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। और हमारे जितने भी विरोधी आरक्षण, ये वर्गीकरण के समर्थक लोग भी हैं, जब उनको यह बातें बताई जाती हैं, पटना में कुछ जो समुदाय है महादलित समुदाय के, उन लोगों से जब मेरी चर्चाएं होती हैं तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस वर्गीकरण से तो आपके भी नुकसान हैं। आपको जो ये वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण तो कई तरह से तीन तरफा चौतरफा वार कर रही है दलितों पर। ये आप इस मुगालते में मत रहें कि ये सिर्फ हमको वर्गीकरण से हमारा बहुत उत्थान हो जाएगा, क्योंकि जब संयुक्त आरक्षण का प्रावधान है तो उसमें तो बहुत से पदों पर हमारे पद खाली हैं और ये लोग फाउंड नॉट सुटेबल कह के उनको पदों को खाली रख के भर लेते हैं। तो जब संयुक्त ताकत के आगे भी वो डंडीमारी कर लेते हैं तो आपकी कितनी ताकत है? आप में तो जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो आप में तो कोई वो भी ताकत नहीं बनी रहेगी।
तो सवाल यह है कि यदि वो उनके समझ में आता है कि ये वर्गीकरण महादलित हैं, इन तो विशेष सुविधाएं उनको दें। जैसे कांग्रेस सरकार ने तो विशेष सुविधाएं शुरू की थी पहले से ही, जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, वित्त एवं विकास निगम है, उनके लिए अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए लोगों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और दीगर कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसको ही स्ट्रेंथन करें। तो उसको बंद करके और वर्गीकरण का लॉलीपॉप दिखा के वो करना क्या चाहते हैं? आपका हिस्सा हड़पना चाहते हैं। जैसे बंदरबाट का किस्सा तो हम लोग बचपन से ही विद्यार्थी जीवन से सुनते ही रहे हैं कि कैसे कैसे कमजोर वर्ग के हितों को मजबूत आदमी तराजू पर तौलने के नाम पर सारा हिस्सा हड़प लेता है। तो ये एक प्रक्रिया है। यदि महादलितों को मदद करनी है तो जो पुरानी स्कीम्स चल रही हैं उसको और ताकतवर बनावें। और एक चीज मैं बता दूं कि जैसे जैसे सरकारी सुविधाओं का उपभोग, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका दलित जिस तरह से उपभोग कर रहे हैं उसको देख और उपभोग करके आगे बढ़ने लगे। जैसे हम लोग टाटबोरा वाले ही विद्यालय से पढ़ के ऊंची शिक्षाओं में गए, आईआईटी में गए, प्रोफेसर बहुत से बने, आईएएस आईपीएस बने, अच्छे पदों पर गए। लेकिन आज कितने टाटबोरा वाले स्कूलों में पढ़ाई होती है। तो इन लोगों ने व्यवस्थित तरीके से शिक्षा का निजीकरण किया। आज अरबों खरबों रुपए शिक्षा पर खर्च हो रही है, गांव-गांव विद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन उन विद्यालयों में कौन पढ़ता है? जैसे गांव में लोग बोलते हैं ना कि चरवाहा, तो गाय भैंस बैल को छेक के आदमी रखता है, उसी तरह से इन विद्यालयों की स्थिति हो गई है। और हर 10 किलोमीटर के रेंज में प्राइवेट स्कूल खूब फल फूल रहे हैं। वही आदमी, तो ऐसे लोग, ऐसे चीजों पर लगाम क्यों नहीं सरकार लगाती है? मैं तो कहता हूं कि सरकार एक ही कानून ला दे, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। ये कानून बना दे कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी स्टेट और सेंट्रल के कर्मचारी हैं, उनके बच्चे, जितने भी मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला प्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबके बेटे सरकारी विद्यालयों में उनका इलाज होगा और सरकारी विद्यालयों में उनकी शिक्षा दीक्षा होगी। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा दोनों का स्तर ऊंचा हो जाएगा। आज तो सड़कें भी अच्छी अच्छी हैं। हम लोग तो पैदल 10 किलोमीटर पैदल जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। आज साइकिल है, साधन है, तो हर गांव में स्कूल खोलने का औचित्य क्या है? ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। पढ़ाने के लिए है, लेकिन उसमें लोग पढ़ते नहीं है, नाम जरूर लिखवा लेते हैं। तो ये इस स्कीम की समीक्षा होनी चाहिए। इससे हमारे दलितों और महादलितों दोनों का नुकसान ज्यादा हो रहा है, पिछड़ी जातियों का नुकसान हो रहा है। इस पर चर्चा विमर्श नहीं होगी, इस पर सरकार नहीं विमर्श करेगी। एक बात और बताऊं, ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल कास्ट स्पेशल प्लान, ये जितने भी राशियां आ रही हैं उनका विनियोग कैसे हो रहा है? बहुत सी जगह तो खर्चे ही नहीं होते हैं। और जब खर्चे नहीं होते हैं और बहुत से इनके स्कीम्स को दूसरे में डाइवर्ट कर दिया जाता है, जबकि डाइवर्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि इनके स्कीम्स का डाइवर्शन नहीं होगा, लेकिन सरकारें, राज्य सरकारें डाइवर्ट करती हैं। क्या इस पर किसी राज्य सरकार पर सीबीआई ईडी का छापा पड़ा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जिस तरह की चीजें आ रही हैं। एक और इससे जुड़ा सवाल है, सुविधाओं के मामले में हम देखते हैं कि जितनी भी अभी आरक्षित सीटें हैं उसमें कम से कम 20-25% फर्जी सर्टिफिकेट वाले आ जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति बन के डिफरेंट तिकड़म से कितने मुकदमे हाईलाइट भी होते रहते हैं। यदि इसका वर्गीकरण हो जाएगा, संयुक्त पर तो थोड़ी बहुत लोगों को डर रहता है कि पिटीशन देगा, पीछा करेगा। वर्गीकरण हो जाएगा तो इनके आधे से ज्यादा सीट तो उसी के माध्यम से हड़प के लोग ले लेगा, ज्यादा ही हड़प लेगा महादलित का, क्योंकि वो तो समझते हैं कि वो तो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। चाहे जैसे उनको हम सधा लें, या हम दलितों को सधाने में तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी सधाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब उस तरह से नहीं सधाते हैं,
जब इनका विरोध ज्यादा होता है तो अब बंदर बाट का क्या तरीका अपनाएं? तो वो सोचते हैं कि भाई इनका वर्गीकरण कर दो। और हम तो न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुझे उनकी वर्गीकरण के सोच पर भी मुझे समझ में आता है कि ये लोग वैदिक आरक्षणधारी की दृष्टि से ही सोचते हैं। दलितों में तो इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन जिसको आप ईडब्ल्यूएस कोटा कहते हैं या सुदामा कोटा, जो जिसको लाल साहब आप कहते रहते हैं अक्सर, तो इन सुदामा कोटा में भी जो जातियां हैं तो क्या वो सभी इक्वल बराबर हैं? राजपूत ब्राह्मण से जलता है, भूमिहार से जलता है, लाला से जलता है, सबका क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और सबका इक्वल स्टेटस है? इन पर उनकी नजर नहीं जाती है। ये तो समूह बनाया गया था कि जो पीड़ित जातियों का समूह है वो अपनी स्थितियों के लिए लड़ेगा, तो उसको आगे स्ट्रेंथन करने की बजाय, उनकी दूरी को कम करने की बजाय सरकार उनकी दूरी को बढ़ाने का काम करती है और चाहती है कि ये बटे रहेंगे तो हमारा मुकाबला, हमारे मनमानीपन का विरोध नहीं कर पाएंगे और इनको जैसे चाहेंगे वैसे हम इनको साधते रहेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि ये जितनी भी महादलित हैं उनके पहले सर्वे करें, उनका प्रतिनिधित्व सर्वे करें, उनके जनसंख्या सर्वे करें, उनको मदद करना है। तो और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया और इस तरह से सोशल मीडिया पे हमने देखा कि चमार सारा आरक्षण खा गए, कोई आंकड़ा नहीं है और फिर नहीं कोई आंकड़ा जी चमार इस तरह से, ये तो नहीं, उसका वजह है, देखिए ये सारे राजनीतिक चीज हैं और जो महादलित या अति दलित जिनको जो बोलिए, तो उनके कुछ नेता सोचते हैं कि भाई इसके माध्यम से हमारी नेतागिरी फल फूल जाएगी। वो भी उनके विकास के कामों में काम नहीं करते हैं। मैं एक घटना बताऊं आपको, बब्बन रावत थे, महादलित आयोग के मेंबर बने, 2012-13 की बात है बिहार के। तो मेरा एक आलेख आया था, पिंजड़े का शेर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। मैंने उसके बारे में आयोग पर बड़ी टिप्पणियां की थी, तो उन्होंने, सब लोगों ने पढ़ा, यहाँ उसी समय बना हुआ था महादलित दलित आयोग और सब क्या क्या पिछड़ा वर्ग आयोग, जितना सबको दिया गया था सब लोगों ने पढ़ा भी था। तो बब्बन रावत बड़े अंदर से बहुत क्रुद्ध हुए, उनका समय पूरा हो गया तो कुछ दिन के बाद फिर वो अनुसूचित जाति आयोग में उनकी नियुक्ति हुई। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि राजेंद्र जी, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कहीं आप आए? मैंने कहा अम्बेडकर भवन में आइए, बातें होंगी। बोले नहीं, हम तो चूंकि अनुसूचित जाति आयोग में है तो बगल में ही कार्यालय भी है, आप आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा जरूर मैं आऊंगा। मैं जब गया तो जाने के बाद उन्होंने मुझे बधाई देते हुए और कहे कि आपने जो आयोग लिखा, आपने जो आलेख लिखा था अनुसूचित जाति आयोग पर, तो उस समय मैं पढ़ा तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन चूंकि आप विद्वान आदमी हैं इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब मैं इस कुर्सी पर आया हूँ, अनुसूचित जाति आयोग वाली कुर्सी पर, समय के बाद, तो मुझे लगा कि आपने जो लिखा है वो कम ही लिखा है, क्योंकि जिस तरह से अंदर घटना चक्र चलता है, ऊपर से फरमान आता है दस्तखत करो ये, और हम लोग न चाहते हुए भी बहुत सी चीजों पे दस्तखत करते हैं, काम करते हैं। ये हम लोगों की स्थिति हो गई है। बाहर जो हम लोगों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां होती हैं, उन टिप्पणियों में बहुत कुछ सच्चाई रहती है। बहरहाल वो लोग भी अब समझते हैं। मैंने एक सज्जन ने कहा, क्या आप लड़ सकते हैं महादलित समुदाय अकेले? क्या, जब हम लोग संयुक्त रूप से नहीं लड़ पाते हैं? और रही विभेद की बात, कि देखिए विभेद तो हर परिवार में है, चमार में भी विभेद है, पासी में भी विभेद है, आपसी जातियों में भी विभेद है, दुसाध में भी है, धोबी में भी है। ये सारी जातियां जो, जिनको आप चार जातियां क्रीमी लेयर वाली बोलते हैं, उनमें क्या नहीं है? क्या आपके वाल्मीकि में, भंगी में, डोम में, मुसहर में, सब में नहीं है? तो ये सब में उस विभेद को इसके साथ मत जोड़िए। उस विभेद को मिटाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। और हम लोग प्रयास करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जब एक आरोप लगाता है तो उसका कोई जवाब देता है, उस कटु जवाब दे देता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए हम लोगों को।
और यदि इस तरह की बातें आती हैं तो इसमें हम लोगों को एक जगह बैठ के इस पर विमर्श करना चाहिए, एक रिजॉल्व करके, और वो सरकार को जाना चाहिए। मुंह छिपाने से और कहीं बयान देके नेता बनने से तो ये हम लोग की समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और सरकार ने जो हम लोगों पर तीन तरफा हमला किया है, एक तरफा हमला नहीं किया है, इसको आप समझिए। पहला कि आपका वर्गीकरण कर दिया, दूसरा क्रीमी लेयर लगा दिया, और तीसरा कह दिया कि भाई आपके आश्रित को दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये तीन तरफा हमले में आप कहां खड़े हैं? जो आज आप पा रहे हैं उसका सीधे आधा से नीचे चले जाइएगा। नहीं, ये वो इस जो बात को पहली आप दूसरी पीढ़ी में जो लोग आए हैं वही लोग तो जी सब आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। जो जो वही लड़ रहे उनके हैं। जैसा कपड़ा पहने हुए हैं, उनके जैसा बोलते हैं, वो तो पच नहीं रहा है। और जो हमारे ही घर का जी सबसे कमजोर होगा उसको गले लगाना चाहते हैं। ये तो लीला है जी ना ये पूरी। आप हाँ, इतना वो तो बढ़िया पूरी शर्ट लीला पहने है। हुए हैं, चश्मा भी पहने हैं, तो आपसे तो दिक्कत हो रही है, दमन हो रहा है आपका। हाँ? नहीं, दिक्कत सबसे होती है जो उनसे प्रति प्रश्न करते हैं, तो दिक्कत होती है। जैसे मैं पूछता हूं भाई कि भाई दलितों में वर्गीकरण क्यों हुआ, बड़ी जातियों में क्यों नहीं हुआ? मैं एक घटना बताऊं, उस समय मैं विद्यार्थी था, तो यही प्रश्न, मैं थोड़ा छात्र नेता भी था, तो मैं बड़े बड़े टीचरों के जो जिनके यहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते थे अंदर खाने में, मैं वहां भी पहुंच जाता था। तो मैं एक दिन उन लोगों के अंदर खाने में बैठा था और कई लोग प्रोफेसर लोग थे। तो एक प्रोफेसर ने मुझे इंगित करके कहा कि राजेंद्र, तुम लोग को इतनी सरकार सुविधा दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, लेकिन तुम लोग बहुत आपस में लड़ते हो। चमार, धोबी, पासी, खटीक, ये उत्तर प्रदेश में खटीक भी अनुसूचित जाति में आती है, बिहार में नहीं आती है। तो ये तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो, इसलिए तुम लोगों का विकास वो नहीं हो पाता है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि रोज इन लोगों से मैं सुनता हूं कि वो वहां ठाकुरवाद है उस विभाग में, तो वहां ब्राह्मणवाद है, तो वहां लालावाद है, तो वहां बनियावाद है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, हम लोग प्रोफेसर साहब को गुरुजी भी आदर के साथ बोलते थे। मैंने कहा गुरुजी, अरे हम लोग तो क्षुद्र जात है ये हैं, आप लोग बड़े बड़े खोपड़ी वाले बामन ठाकुर लाला क्यों लड़ता है आपस में? रोज तो यही देख रहे हैं, हम लोगों को क्यों दोष देते हैं? तो एक प्रोफेसर हमारे थे, तो उन्होंने भोजपुरी में ही कहा कि ला, अब इनसे भिड़बा तो तुहार मुंह कान नोचैबे न करी, तू एक सवाल पूछबा तो से दो सवाल पूछी हैं, दा जवाब अब। तो सवाल है कि ऐसे जो चाहे जिस भी बिरादरी के लोग हैं, प्रति प्रश्न जो पूछता है उससे इनकी पोल पट्टी खुलती है। और जब इनकी पोल पट्टी खुलती है तो मैं तो उन जजेस से भी पूछना चाहता हूं कि भाई आप पीढ़ी दर पीढ़ी, आपका सर्वोच्च न्यायालय में वैदिक आरक्षण कब तक चलेगा? उस वैदिक आरक्षण को भी समाप्त करने का एक आदेश क्यों नहीं पारित करते हैं? कॉलेजियम सिस्टम को जस्टिफाई क्यों करते हैं? जबकि संविधान के अनुच्छेद 312 में भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान है, लेकिन उसको आप लोग खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करके कुछ कुछ बनाते जाते हैं, और एक बार आप आदेश कर दिए तो संविधान से भी ऊपर हो गया, संविधान का आदेश माना जाता है। जी, पटना में या बिहार में जो अनुसूचित जातियां हैं, दलित महादलित तो बांट दिया गया, पता नहीं नौकरी में उस तरह का कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। नहीं शायद नहीं है। जी नहीं, ऐसा है कि नहीं, उसमें नीतीश कुमार ने सावधानी किया था, जैसे कि सफाई कर्मचारी आयोग बना है, वित्त विकास निगम बना है, उनके लिए स्पेशल विद्यालय खुले हैं। तो उसी तरह से नीतीश कुमार ने बंटवारा करके कि दलित जातियां और महादलित ये हैं, महादलितों के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल स्कीम्स चलाए, अनुसूचित जाति के साथ उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया, आज भी नहीं है। वो उसी तरह से है कि उनको कुछ जमीन पहले मिलेगा, जो वासगीत जमीन है, या कुछ आर्थिक सहायता इन एडिशनल। तो वो एक कॉन्सेप्ट अच्छा था, उसको मैं अच्छा मानता हूं, अच्छा है भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने भी किया। तो ये इस तरह की स्कीम्स लाई जानी चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन एज ए होल अनुसूचित जाति को ब्रेक करना तो ये कुठाराघात है, और ये दलितों के हकों के प्रतिकूल है, एकता को तोड़ने के लिए भी और उनके आरक्षण को पाने के लिए भी। अब मैं एक बात पर और फोकस डालूंगा
कि उनके आरक्षण के, भर्ती के बारे में 2 चीजें बड़ी प्रमुखता से बोली जाती हैं, फाउंड नॉट सुटेबल, अनअवेलेबल। ये उपयुक्त नहीं है और उपलब्ध नहीं है। ये 2 इनका तकिया कलाम हो गया है अधिकतर जिनको छटनी करनी होती है। तो पूर्ववर्ती सरकार ने ही, मोदी के पहले की ही सरकार ने, उच्च शिक्षण संस्थाओं के नामांकन में जो अपनी मेरिट से नीचे हो जाते थे, जो डिमार्केटेड लाइन थी उससे कुछ नीचे आ गए, तो उनके लिए रेमेडियल कोर्स चलाती थी। रेमेडियल कोर्स का मतलब कि उसको सीधे मुख्य धारा में न ले जाकर उनकी कमी को पूरा करने के लिए 1 साल का क्लासेस चलाए जाते हैं और उनमें उनको छात्रवृत्ति पूरी दी जाती है और उसके सक्सेसफुल उसके बाद उनको सीधे मुख्य धारा में प्रवेश दिया जाता है कि उतने से उनकी कमी पूरी हो जाती है। तो इस तरह की स्कीम्स जो अब धीरे धीरे बंद करती जा रही है। कॉलेज में इंचार्ज था, रेमेडियल क्लासेस का इंचार्ज मैं था अपने कॉलेज में, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आते थे, अंग्रेजी में दिक्कत होती थी, उसको बकायदा पढ़ाया जाता था हिंदी में। जी नहीं, वो एक आप दूसरी बात बोल रहे हैं, उसके अतिरिक्त वो नहीं था बात। जैसे मान लीजिए कि आईआईटी में एडमिशंस लेना है और उसका रिवार्ड कम हो गया, तो जो आईआईटी 4 साल का कोर्स है उसके लिए वो 5 साल माना जाता है और 1 साल उसको कंप्लीट, जिस तरह से अदर्स में पढ़ाई होती है उस तरह 1 साल उसको कंप्लीट पढ़ाई के बाद तब उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है। वो आप जो बोल रहे हैं वो दूसरी चीज बोल रहे हैं। वो रिमीडियल कोर्स जो कमजोर, ये दोनों में अंतर है। तो उस तरह के कोर्सेज चलाए जाने चाहिए और उसी तरह से नौकरियों में सरकार ने तो सब बंद कर उसको दिया। बंद धीरे धीरे इस सरकार ने बंद कर दिया। दूसरी बात, दलित समाज का सोच कि एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हो हमारे लिए, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं, इसके लिए कोई मूवमेंट नहीं। नहीं, इंग्लिश क्या छोड़, नहीं, इंग्लिश तो आपने बड़ी बात कह दी। जो सामान्य शिक्षा है उस पर भी कहीं कोई आवाज नहीं है कि सरकारी स्कूल का स्तर ऊंचा बढ़े। तो स्तर कैसे ऊंचा बढ़ेगा? स्तर जब अधिकारी के बेटे पढ़ेंगे, उसमें वहां के शिक्षकों के बेटे पढ़ेंगे। मैं एक घटना बताऊं अपने गांव की। मैं गया तो एक सज्जन गांव की स्कूल में शिक्षक थे और वो उस स्कूल में पढ़ाते हैं और उनका बेटा जो है, क्योंकि वो दूर के थे तो गांव में ही रहते थे, तो अपने बेटे को उन्होंने वहां से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए एडमिशन लगाया प्राइमरी स्कूल में। तो जब ये शिक्षा का ये हाल है, इस पर कहीं कोई आंदोलन नहीं होता है और इस तरह की स्थितियां आप सर्वे कर लीजिए कि शायद ही कोई सरकारी कर्मचारी का बेटा, शिक्षक का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता हो। तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सरकारी विद्यालय पर खर्च करने का औचित्य क्या है? तो बंद कर देना चाहिए। केवल क्या वहां गाय भैंस चराने के लिए लोगों ने स्कूल विद्यालय खोल रखा है? तो ये इस पर आंदोलन, मैं तो बोलता हूं नेताओं को कि इस पर भी आंदोलन होना चाहिए और ये नहीं होगा तो दलितों को चाहे किसी भी तरह का विद्यालय खोल दीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जब तक ये नियम नहीं बनेगा कि सारे के सारे लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें और नहीं पढ़ावें, तो उनको नौकरी से निकाल दीजिए। उनको नौकरी करने का हक नहीं है। अभी मैं एक और घटना का बात बताऊं। पटना मेडिकल कॉलेज में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे भी बन गए हैं, वहां पर हार्ट के भी हैं। तो मैं एक बार गया था, हमारे एक परिचित भर्ती थे, मैं वहां का इंचार्ज भी था कंस्ट्रक्शन वर्क का। तो डॉक्टर लोग भी बड़ी इज्जत देते थे और चूंकि जो मैं कुछ सिफारिश करता था तो तुरंत सुन भी लेते थे लोग। तो जब मैं गया वहां तो एक जगह गंदगी थी, तो मैंने उस स्वीपर को बुलाया कि भाई जरा इसको थोड़ा साफ कर देना। तो उसी क्रम में मैंने पूछा तुमको कितना मिलता है? तो बोला साहब 7,000 मिलता है हम लोगों को। तो मैंने कहा कि इतनी गंदगी क्यों है? और वो कौन है बगल में जो वर्दी पहने था? तो बोला कि सर वो कोढ़िया है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले कि वो 30-35 हजार रुपया पाता है और काम नहीं करता है और उसका भी काम हम ही लोगों को करना होता है, न करें तो हमें हटा दिया जाए। तो जब ये सिस्टम ला देंगे, उससे काम नहीं लेके प्राइवेट से काम लेंगे, तो ये हमारे सफाई कर्मचारी लोग इस पर नहीं कुछ बोलेंगे। मैंने कहा कुछ नेताओं को भी
कि भाई इस पर आंदोलन करिए, धरना प्रदर्शन दीजिए। तो अब दिक्कत ये होती है कि उनको भी हम क्या दोष दें, तो सबके लिए करना चाहिए। मैकूराम जी ने भी इसके लिए आंदोलन किया था और बहुत से फर्जी जो स्वीपर्स थे वो हटाए गए थे। उस समय अनुबंध का सिस्टम नहीं था, परमानेंट का सिस्टम था। तो ये हमारे नेताओं को एक सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है और ये जब तक नहीं होगा। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं जी, तो ये हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य की। यदि ये सुधर जाए तो बहुत सी चीजों को, जो लोग बोलते हैं कि भाई दलितों को आरक्षण खत्म कर दीजिए, सब सुविधा दे दीजिए, तो मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को चैलेंज देके कि सारे अपने शिक्षकों, अपने बच्चों को और दलितों के सारे बच्चों को एक साथ पढ़ने और एक साथ रहने का नियम कानून बनवा दो, एक तरह के विद्यालय में पढ़ने का कानून बनवा दो। 10 साल के बाद कोई आरक्षण हम नहीं मांगने जाएंगे। लेकिन ये वैदिक आरक्षण भी चाहते हैं और संवैधानिक आरक्षण को खत्म करने की भी बात करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये वैदिक आरक्षण क्या है। मैंने नया नोमेनक्लेचर दिया है उन लोगों के लिए। सामान्य जातियों को मैंने वैदिक आरक्षणधारी कहा है। मैंने कहा जन्म और जाति के दंभ को ही वैदिक आरक्षण कहा जाता है। बड़ी जाति के जन्म और जाति के दंभ को ही वैदिक आरक्षणधारी कहा जाता है कि वो भीख भी मांगेंगे लेकिन तब भी कहेंगे मैं जगजीवन राम से भी बड़ा हूं, गोविंद से भी बड़ा हूं। यही वैदिक आरक्षण है। और इस वैदिक आरक्षण ने उनके दिमाग में बहुत कुछ प्रतिकूल चीजें भर दिया है। नहीं भी करेंगे तब भी कहेंगे कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरे से सर्वश्रेष्ठ समझेंगे। तो ये हमारे दलितों को मांग करनी चाहिए कि इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हों और कम से कम अधिकारियों के और कर्मचारियों के बच्चों को तो सरकारी विद्यालय में न पढ़ें, तो उनको हटा देना चाहिए। और वर्गीकरण, हाँ, वर्गीकरण सर्वे करें। हम लोग स्वागत करते हैं कि हमारे नीचे के भाई उठें, लेकिन उनको उठाने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, लड़वा के, बटवा के और उनका हक छीनने की बुरी नीयत और मंशा से, उसका मैं विरोधी। हाँ, हाँ, मैं उसका विरोधी हूँ। नहीं, बगैर वर्गीकरण के जितने खाली पद हैं वो सबसे वंचित जातियों से भर देना किसने रोका है? हाँ, वो तो भर नहीं रहे हैं। मैं उसकी ही बात करता हूँ कि वो तो भर नहीं रहे हैं और इधर बांट रहे हैं भरने की मांग होने पर। तो ये इन चीजों के साथ मैं उनका वर्गीकरण का मैं समर्थन नहीं करता। वर्गीकरण का मैं समर्थन तभी करूंगा जब इन शर्तों को लागू करें। तो फिर मैं तो समझता हूं कि यदि ये शर्तें लागू हो जाएंगी तो वर्गीकरण की जरूरत ही नहीं रहेगी। आज जो लोग भी थोड़ी बहुत वाल्मीकि समुदाय में या मुसहर समुदाय में जो लोग आगे बढ़ गए हैं, वो कांग्रेस सरकार के स्पेशल पैकेज का ही परिणाम है। आरक्षण के साथ साथ कुछ स्पेशल पैकेज मिले, नेता बन गए लोग। ऐसा है बहन जी, तो एक ही सांस में बीजेपी कांग्रेस दोनों पे अटैक कर दिए हैं। नहीं, वो बात सही है, क्योंकि कांग्रेस पर मैं भी इस पर लिखा था कुछ बात कि कांग्रेस चुप्पी क्यों साधे हुए है, क्योंकि उसको तो एक बयान कम से कम देना चाहिए, आंदोलन करे या ना करे। लेकिन उनके भी जो मुख्यमंत्री हैं वो बयान देते हैं कि हम लागू करेंगे। तो इस तरह से तो दलितों का सहयोग नहीं मिल सकता किसी भी दल को। जो दल दलितों के बारे में एक कंसोलिडेटेड सोच नहीं रखेगा, हर सिस्टम में थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है, लेकिन हमको तो देखना है ना कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा। हम तो महादलितों को भी यही बात कहते हैं कि भाई बेहतर विकल्प सोचिए, बताइए कि आपकी किस में भलाई है। यदि आपको भलाई है तो आप मुझे संतुष्ट करिए, मैं आपके लिए पहला व्यक्ति हूं आगे लड़ने के लिए। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अपने अनुभव से बहुत सारी बातें कर रही है। रिजर्वेशन का रिश्ता शिक्षा से, जिन समुदायों ने अंग्रेजी शिक्षा पहले हासिल की वो ज्यादा बेहतर की। अपर कास्ट है ब्राह्मण, सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा में वो गए। तो जिन जातियों ने पहले एजुकेशन में एंट्री मारी, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन उनका ज्यादा है। मेरी तो ये राय है कि दलितों को अब एक ही मुद्दे पे संघर्ष करना चाहिए। हर जिला में SC ST के लिए 200 बच्चों का कम से कम इंग्लिश मीडियम उम्दा रेसिडेंशियल स्कूल खोले। 10-20 साल बाद उसका रिजल्ट दिखेगा, लेकिन खोलना पड़ेगा। यही शिक्षा, यही मुक्ति का मार्ग है। शिक्षा अगर हम ले नहीं पाए तो रिजर्वेशन का क्या लाभ लेंगे? शिक्षा को बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। स्कूल, हजारों स्कूल बंद किए जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी का बुरा हाल है,
लेकिन समाज इसके लिए, बुनियादी चीजों के लिए अभी कोई आंदोलन, कोई संघर्ष नहीं है। सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।